जय हिंद दोस्तों। मैं अंशु और आप देख रहे हैं एजुकेशन रिसर्च सेंटर। पॉलिटिकल साइंस का ये 5वां क्लास है। हम लोग जो है लास्ट क्लास में 1919 का भारत शासन अधिनियम देखे थे और साइमन कमीशन के बारे में जाने थे कि भारतीय संविधान के विकास में इनकी क्या भूमिका रही थी। आज हमारा टॉपिक है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 का जो भारत शासन अधिनियम बना, ये अभी तक का सबसे लंबा और विस्तृत अधिनियम था, क्योंकि अभी तक इतना बड़ा अधिनियम नहीं बना था। इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए। ठीक है, ये भारत शासन अधिनियम जो 1935 का था, इसके तहत पहले जितने भी चार्टर अधिनियम आए या फिर भारत पर परिषद अधिनियम आए, उन सब तथ्यों पे बहुत सारी चीज़ों पर बदलाव किए गए और ये शासन अधिनियम हमारी आज़ादी तक भी लागू रही थी। इसके बहुत सारे तथ्य हैं जो आज भी भारतीय संविधान में कार्य कर रहे हैं इसके तहत। चलिए, इस अधिनियम में 321 जो है अनुच्छेद और 10 अनुसूची था। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची था और यह जो है भारत में उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम रहा था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत एक चीज़ और थी कि इस अधिनियम में जो है प्रस्तावना नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम में जो कुछ चीज़ों का जो है बदलाव किया गया, या फिर कहें तो इस अधिनियम के तहत जो बनाए गए थे कानून या जो भी कार्य बनाए गए थे कि क्या क्या कार्य होना है, किस तरह से शासन अधिनियम काम करेगी, उसके कुछ तत्व हैं, विशेषताएं हैं, देख लेते हैं। पहला है भारत अखिल भारतीय संघ का गठन। अखिल भारतीय संघ का गठन, ये जो है अखिल भारतीय संघ ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया था या ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। इसलिए इस अधिनियम के तहत जो संघ बनाए गए थे अखिल भारतीय संघ, इसमें ब्रिटिश प्रांतों को शामिल होना अनिवार्य था। ब्रिटिश प्रांत के जो लोग थे उनको शामिल होना अनिवार्य था। अब देशी रियासतें उनकी इच्छा, अगर वो चाहे तो शामिल हो, अगर नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ब्रिटिश प्रांत थे उसको शामिल होना आवश्यक था। तो इस कानून के तहत जो है कि 11 ब्रिटिश प्रांत इसमें शामिल हुए और 6 जो है चीफ कमिश्नरी शामिल हुए, और जिनकी इच्छा हुई देशी रियासतों की वो शामिल हुए और जिनकी इच्छा नहीं हुई वो शामिल नहीं हुए। उसके बाद दूसरा था इसमें प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, इस अधिनियम के तहत जो है भारत के राज्यों में कहें तो प्रांतीय क्षेत्रों में द्वैध शासन जो लागू किया गया था, उस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। जो द्वैध शासन लागू हुआ था उस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। भारत में द्वैध शासन के जनक किसको माना जाता है? लियोनस कार्टियस को। ये 1919 के भारत शासन अधिनियम में हम लोग पढ़े थे। उसी के तहत ना प्रांतीय क्षेत्रों में द्वैध शासन लागू हुआ था। जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था, फिर उनको रिपोर्ट देना था, तो 1930 में उसने अपना रिपोर्ट पेश किया था। ठीक है, उसी में कहा गया था कि उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। ठीक है, तो उसके तहत जो है यहाँ क्या किया गया, प्रांतीय क्षेत्रों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और यहाँ जो है स्वतंत्र और स्वशासित जो है संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। अब यहाँ तो एक चीज़ इस अधिनियम के तहत और हुआ कि द्वैध शासन को समाप्त कर दिया वो प्रांतीय क्षेत्रों में, लेकिन केंद्रीय क्षेत्रों में द्वैध शासन को लागू कर दिया। तो प्रांतीय स्वायत्तता में क्या हो गया कि राज्य में या प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और यहाँ पर स्वतंत्र संवैधानिक अधिकार प्रदान कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है अभी क्या बोले कि जो है ये केंद्र में द्वैध शासन को क्या कर दिया गया, प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें प्रारंभ करने के बाद द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद इनको जो है
2 क्षेत्रों में बाँटा, ठीक है? और एक था राज्य या प्रांतीय क्षेत्र और दूसरा संघीय क्षेत्र। और उन दोनों को सही ढंग से कार्य करे उसके लिए सूची निर्माण किया गया कि भाई केंद्र और राज्य ये दोनों जो है अपनी शक्तियों का मतलब अपनी शक्तियों का जो है प्रयोग सही ढंग से करे, इसलिए उनके शक्तियों को बाँट दिया गया। इसलिए क्या किया गया? सूची का निर्माण किया गया। इस सूची के तहत जो है 3 सूची बनाए गए। एक संघीय सूची, दूसरा नाम इसका परिसंघ सूची भी है, दूसरा प्रांतीय सूची और तीसरा संवर्ती सूची। कितने सूची बनाए गए? 3 सूची बनाए गए। 3 सूची में पहला सूची कौन सा था? संघीय सूची या परिसंघीय सूची, और दूसरा प्रांतीय सूची और तीसरा संवर्तीय सूची। परिसंघीय सूची में क्या था कि कानून बनाने का अधिकार संघ को भी था। अब संघ किन किन चीज़ों पर कानून बनाएगा? वो था सेना से रिलेटेड जितने भी कानून बनेंगे वो सभी संघ बनाएंगे। जैसे क्या? नौसेना, वायुसेना, थल सेना। इसके साथ साथ जनगणना पर भी कानून कौन बनाएगा? संघीय सूची बनाएगा। विदेशी नीति पर भी कानून कौन बनाएगा? संघ बनाएगा। साथ ही साथ करेंसी या मुद्रा दोनों विषयों पर कानून कौन बनाएगा? संघ बनाएगा। तो संघ सूची को मिल गया था सेना से संबंधित, जैसे नौसेना, वायुसेना, स्थल सेना, ठीक है, जनगणना, विदेशी कार्य और करेंसी और मुद्रा जैसी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त था? संघीय सूची को। वही प्रांतीय सूची की बात करें तो प्रांतीय सूची जो है अपने राज्य क्षेत्र में अर्थात प्रांतीय क्षेत्रों के लिए कानून बनाता था। इसमें इसको था आपका प्रांतीय पुलिस, सेना वो अलग चीज़ था, और पुलिस जो है वो प्रांतीय या राज्य क्षेत्रों में होता। उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल गया था? प्रांतीय सूची को मिल गया था, ठीक है। प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन जो प्रांतीय लोकसभा के विषय पर जो है कानून कौन बनाएगा? प्रांतीय सूची बनाएगी। साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था जो उनके राज्यों में चलेगी उस पर कानून बनाने का भी अधिकार मिल गया था किसको? राज्य सूची को अर्थात प्रांतीय सूची को। उसके बाद है तीसरा संवर्ती सूची। इस सूची में जो है कानून बनाने का अधिकार दोनों को सम्मिलित रूप से दिया गया। दोनों जो है मिलजुल कर कानून बनाएगा। इस सूची के तहत बोला गया कि दोनों जो है यानी कि संघीय सूची और प्रांतीय सूची दोनों मिलके कानून का निर्माण करेगा। इनके विषय दिए गए थे जैसे दंड विधि कानून के लिए, ठीक है, सिविल प्रक्रिया, विवाह या विवाह विच्छेद, डाइवोर्स जिसको बोलते हैं, इन सब विषयों पर कानून बनाना है तो दोनों मिलकर बनाएगा। तो यहाँ तक तो हम लोग देख लिए 3 अनुसूचियाँ। अब इसमें कुछ शर्तें भी दी गई थी। शर्त इसलिए दिया गया था कि कोई भी जो है एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाए, किसी दूसरे का अधिकार को दबाए नहीं। इसके लिए इसमें कुछ शर्त दिए गए, जिसमें पहला शर्त बोला कि भाई कोई भी सूची दूसरे सूची के अधिकार का अतिक्रमण नहीं करेगा, मतलब उस पर दबाव नहीं डालेगा, उसके अधिकार को मतलब जो है कि हानि नहीं पहुंचाएगा। ये तो पहला चीज था। दूसरा चीज बोला गया कि जब आपातकाल की स्थिति होगी, जब आपातकाल की स्थिति होगी उस समय कानून जो है सिर्फ संघीय विधानमंडल अर्थात संघीय सूची बनाएगी। संघीय सूची के तहत ही कानून बनेगी, अर्थात संघीय विधानमंडल ही कानून बनाएगी, ठीक है। चाहे वो प्रांतीय हो या संघीय हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपातकाल की स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में अधिकार कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त होगा? विधानमंडल को, यानी कि संघीय सूची को। उसके बाद क्या कहा गया कि अगर 2 राज्य ये 2 प्रांत चाहती है कि कोई कानून बने तो उस पर अगर दोनों कहे कि मतलब कोई या फिर विधानमंडल को, संघीय विधानमंडल को कि कानून बनाना है तो संघीय विधानमंडल दोनों के कहने पर दोनों के लिए कानून बनाएगा। इसके साथ साथ इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ें जोड़ दी गई थी कि जो भी चाहे वो राज्य विधानमंडल हो या फिर संघीय विधानमंडल हो, दोनों पर जो कानून बनेगा उसका विशेषाधिकार वायसराय को प्राप्त होगा। मतलब सर्वोपरि मालिक कौन बन गया? वायसराय बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें और सारी चीजें हुई, ठीक है, जैसे संघीय न्यायालय की स्थापना, ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना। देखो भारत में शासन करने के लिए
1974 में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश के साथ कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, लेकिन वो अलग न्यायालय था। अब यहाँ जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, वो भी 1935 अधिनियम के तहत। ठीक है। और ये जो है न्यायालय ब्रिटिश क्षेत्र हो या देसी रियासत हो, दोनों के लिए था। ये दोनों पर काम कर रही थी। ठीक है। इसमें एक न्यायाधीश थे और 2 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश थे। और इसमें जो है फैसले की जो शक्तियाँ हैं, अगर कोई फैसला फँस जाता है, जो यहाँ नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उसके लिए प्रीवियस काउंसिल्स ऑफ लंदन, ठीक है, उसके पास शक्तियाँ थी कि उसका फैसला होगा और उसके द्वारा किया गया फैसला अंतिम फैसला होगा। ठीक है। उसके बाद है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। अब ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता क्या रह गई थी? देखिए, हमारे देश में केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ हो गई थी, अर्थात संघीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडल की स्थापना हो गई थी, या फिर प्रांतीय विधानमंडल कहें तो। संघीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल की स्थापना हो गई थी। अब इस विषयों पर इन दोनों के शक्तियों के लिए अगर कानून बनता है, तो वो कानून ब्रिटिश संसद बनाएगी और यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता रही। नहीं, क्योंकि यहाँ की जो सांसद बनी, या संघ विधानमंडल के तहत बनेगा सांसद, या प्रांतीय विधानमंडल के तहत जो भी सांसद बनेगा, उस पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त हो गया? ब्रिटिश सांसद को। तो इसके तहत जो है क्या हो गया, ब्रिटिश सांसद की सर्वोच्चता रही, श्रेष्ठता रही, वो अपना वर्चस्व रखा। उसके बाद जो है रिजर्व बैंक की स्थापना। अब जब शासन चलेगी तो उसमें मुद्रा पर भी तो नियंत्रण रखना पड़ेगा। अगर मुद्रा पर नियंत्रण नहीं रखेगा तो मुद्रास्फीति जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो उसके नियंत्रण के लिए भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसकी स्थापना का प्रावधान 1934 में ही किया गया था, लेकिन जो है 1935 के शासन अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई। उसके बाद इसमें और सारी चीज़ें हुई थी, जैसे क्या, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और इसमें प्रस्तावना नहीं थी। ये सारी बातें तो पहले भी बता चुके हैं। साथ ही साथ भारत परिषद अधिनियम का अंत कर दिया गया। प्रस्तावना नहीं थी, भारत परिषद अधिनियम का अंत कर दिया गया। ठीक है। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। द्वैध शासन का प्रांत में अंत किया गया और केंद्र में प्रारंभ किया गया। द्वैध शासन को क्या किया गया? प्रांत में इसका अंत किया गया और केंद्र में इसको लागू कर दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय, जिसको संघीय विधानमंडल या राज्य विधानमंडल के नाम से भी जानते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।